खुर्शीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान और ये है वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300 मिशन 2019 सीरीज, एब्सोल्युटली फ्री सीरीज फॉर 3 मंथ्स। इसमें हम देखेंगे वर्डप्रेस के कोडेक्स को फ्रॉम स्क्रैच, थीम डेवलपमेंट, प्लगइन डेवलपमेंट, और हम कोशिश करेंगे कि हम उस स्टेज पे पहुंच जाएं कि थीम फॉरेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे और आपके थीम जो हैं वो सेल होने के लिए पड़े हों और हम एक काबिल भरोसा डेवलपर बन सकें और लोग हमारे साथ रब्ता करें, रजू करें और ये कहें कि हाँ, ये जो स्पार्टन्स 300 सीरीज थी, इस ट्रेनिंग से गुजरने वाले लोग इस वक्त वर्डप्रेस के रिलायबल डेवलपर्स हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके स्पार्टन्स, आपकी ट्रेनिंग का ये 20वां टास्क है और आज हम बात करेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से। मेरी कोशिश होगी कि हर उस बंदे को एसईओ की समझ आ जाए जिसके पास अभी तक इसके बारे में बिल्कुल कुछ भी नॉलेज नहीं है। जो लोग जरा एडवांस हो चुके हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, उनके लिए भी बहुत सारी चीजें नई होंगी, क्योंकि मैं आज आपके साथ अपनी पर्सनल जो मेरी एक फिलॉसफी है इसके बारे में वो डिस्कस करूंगा। शुरू में हम बात करेंगे कुछ थ्योरेटिकल और बाद में हम इंशाल्लाह ताला अगले हिस्से में जाके इसके ऊपर थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे, ताकि आप वो सारे पॉइंट जो हैं वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकें वर्डप्रेस की साइट के ऊपर। या आप अगर किसी भी साइट पे काम करते हैं, HTML की साइट है, जूमला पे, तो एसईओ जो है वो सबके लिए कॉमन रहेगी। अब इस लफ्ज के ऊपर गौर करें, जब हम ये सवाल पूछते हैं कि व्हाट इज एसईओ, अब अक्सर ये सवाल किया जाता है कि सर एसईओ क्या है। एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये जो लफ्ज है ना, तीन, सर्च, इंजन और ऑप्टिमाइजेशन, या इसको आप ऑप्टिमाइजेशन पढ़ लें, ये तीनों लफ्ज बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको इन तीनों लफ्जों की समझ आ गई तो आपके लिए एसईओ को समझना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले लफ्ज है सर्च। सर्च का मतलब होता है कि आप कोई चीज तलाश करते हैं। ऑनलाइन वर्ल्ड में या ऑफलाइन वर्ल्ड में अगर मेरी कोई चीज गुम हो जाती है कमरे में, तो मैं उसकी सर्च करता हूं। या कोई बच्चा अगर गुम हो जाता है, साइकिल गुम हो जाता है, मोटरसाइकिल, तो आपने देखा कि सर्च पार्टीज जो है वो जगह जगह घूमती हैं, पुलिस जो है वो नाका लगा लेती है, सर्च वारंट लेके किसी के घर में घुसा जाता है। तो ये जो सर्च का लफ्ज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्च का मतलब कि कोई तलाश है और उस तलाश के लिए हमने कहीं जाना है और हमने कुछ करना है। अब दूसरा लफ्ज जो है वो इंजन, वो बड़ा गौरतलब है। इंजन का मतलब कि कोई ऐसी मशीनरी, कोई ऐसा टूल जो आपको इस तलाश में मदद दे। जैसे फर्ज कर लें, मुझे अगर किसी फोन नंबर की जरूरत है, मैं सर्च कर रहा हूं कोई खास फोन नंबर, तो मुझे मुतलका इदारों के पास जाना पड़ेगा। मैं PTCL में जाऊंगा या जो भी प्राइवेट एंटिटी है जो फोन की सहूलत देती है, या अगर वारद यू फोन के हवाले से मुझे कुछ चाहिए तो मैं उनसे जाके इंफॉर्मेशन लूंगा। अब उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो क्या करेंगे, वो मेरे इंजन बन जाएंगे। उनके पास डाटा पहले से मौजूद होगा, वो अपने कंप्यूटर में कुछ एंट्री डालेंगे और मुझे बताएंगे कि जनाब ये वो चीज है जिसकी आपको सर्च थी या आपको तलाश थी। अब तीसरा है इसके लिए ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब तैयारी, कि आप जब किसी चीज के लिए तलाश में निकलते हैं, आपके पास टार्च मौजूद हो सकता है रात हो जाए, अंधेरा हो जाए, तो फिर आपने टॉर्च मारनी है। आपके पास ऐसे शूज होने चाहिए, हो सकता है घास में सांप वगैरह हो, नेवले हो। तो ये जो ऑप्टिमाइजेशन है इसके लिए, इसका मतलब यह है कि तैयारी होनी चाहिए। या आप अगर किसी जगह पे भी जाते हैं तो आप पहले से फोन करवा देते हैं कि यार अपना बंदा आ रहा है, इसका जरा ख्याल रखें। जैसे हमारे यहाँ एक कल्चर है सोशल सेटअप में। तो ये तीनों लफ्ज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है, इससे सारी गेम चलती है, जिसके लिए इससे पहले वाले वक्तों में 2011, 12, 13 में बहुत ज्यादा लोगों ने इसके ऊपर बिजनेस किया। अब इसके अंदर बहुत सारे मामला जो हैं वो चेंज हो गए हैं। अब सिचुएशन वो वाली नहीं रही। अब हमें थोड़ा सा इसको बदल के देखना पड़ेगा, वो हम आगे जाके देखते हैं। तो एसईओ की आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब इसके लिए हमारे पास एक वेब का लफ्ज है, ऑनलाइन दुनिया हमारे पास मौजूद है। ऑनलाइन दुनिया में वेबसाइट जो है वो एक दुकान है, एक सेंटर है, एक मरकज है, या एक फर्द, आप उसको समझ लें। अब वो बिलियंस की तादाद में, बिलियंस की तादाद में, करोड़ों की तादाद में वेबसाइट्स जो है इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं। अब उन वेबसाइट्स का कहीं पे रिकॉर्ड होना चाहिए था, तो उस मकसद के लिए फिर सर्च इंजन मंजर आम पर आए। जैसे गूगल बहुत बड़ा नाम है, याहू ने अपना वक्त गुजारा, वक्त देखा, एक जबरदस्त वक्त देखा। इसी तरीके से अगर आप यांडेक्स को देख लें तो रशिया का उभरता हुआ सर्च इंजन है। चाइना की तरफ से हमें बेडू या बाइडू नजर आता है। इसी तरीके से बिंग है माइक्रोसॉफ्ट वालों का। अब ये सर्च इंजन क्या करते हैं, ये एक सॉफ्टवेयर है। ये बेसिकली तमाम वेबसाइट्स जब वो ऑनलाइन होती हैं, आप डोमेन लेते हैं और किसी होस्ट पे आपने वो वेबसाइट लगा दी,
تو وہ ساری ویب سائٹس کے اندر جا کے کرال کرتے ہیں. اس کے لیے لفظ ہم یوز کرتے ہیں کرالنگ. وہ سپائڈر جو ہیں ان کے باٹس, مختلف نام ہیں ان کے, وہ سافٹ ویئر ہیں, وہ وہاں سے رن کیا جاتا ہے ان کو, اور وہ سافٹ ویئر ساری ویب سائٹس میں سے کرال کرتے ہوئے متعلقہ ڈیٹا جو ہے وہ اٹھاتا ہے اور اپنے پاس سیو کرنا شروع کر دیتا ہے. جیسے فرض کر لیں, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں آپ کو کہتا ہوں کہ یار آپ فلاں بندے کو ذرا کال ملا دیں. آپ کیا کریں گے, آپ اپنے موبائل میں سے اس بندے کا نام تلاش کریں گے, سرچ کریں گے کہ کانٹیکٹ لسٹ میں وہ بندہ موجود ہے یا نہیں ہے, تو فوری طور پر وہ نمبر نکلے گا اور آپ مجھے ملا دیں گے. اسی طریقے سے جب آپ نے فیس بک پہ کسی کو سرچ کرنا ہے تو آپ اس کی چھوٹی سی سرچ بار میں کسی بندے کا نام سرچ کرتے ہیں, یا ہم نے کوئی ٹرینڈ سیٹ کرنا ہو تو ہم ہیش ٹیگ جو ہے اس کو سرچ کرتے ہیں, جیسے ٹویٹر کے اندر ہمیں نظر آتا ہے. تو اس سرچ کی وجہ سے فوری طور پر وہ ریزلٹس, مطلوبہ ریزلٹ جو بندہ سرچ کر رہا ہے اس کے سامنے آ جاتے ہیں اور بڑا سپیڈ اپ ہو جاتا ہے کام. سرچ انجن کے پاس پہلے سے جب ڈیٹا موجود ہوگا کسی سائٹ کے بارے میں, تو وہ سرچ کرنے والے بندے کو بتا دے گا کہ بابا آپ یہ تلاش کر رہے تھے اور میرے ریکارڈ میں یہ وہ چیز موجود ہے جس سے آپ کی تلاش میں آپ کو آسانی ہو سکتی ہے. لہٰذا آپ جو ہی گوگل پہ کوئی لفظ لکھنے لگتے ہیں, شروع میں یہ سجیسٹڈ کی ورڈز نہیں آیا کرتے تھے, لیکن آہستہ آہستہ ہر چیز میں امپروومنٹ ہوتی ہے. گوگل نے اپنے کوڈ کو بہت زبردست کر لیا اور مسلسل اس کے اندر وہ بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں آج کے دن تک. تو وہ فوری طور پر ہمیں سرچ ریزلٹس جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. یانڈیکس کا اپنا سسٹم ہے, بیڈو کا اپنا ہے, ہر سرچ انجن کا ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کی کانٹیکٹ کی لسٹ میں وہ نام ہی نہیں ہوگا تو آپ کہیں گے نو ریزلٹ فاؤنڈ, وہ کانٹیکٹ موجود ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میری مدد نہیں کر سکے, کہ آپ کہیں گے سر سوری ہمیں وہ فون نمبر نہیں ملا جو آپ تلاش کر رہے ہیں. تو سرچ انجن بھی کیا کرتے ہیں کہ وہ بھی اسی طریقے سے آپ کو بتاتے ہیں. اب سملر ریزلٹس ہوتے ہیں. اب انہوں نے نیا ایک شروع کر دیا کہ فرض کر لیں ایک کسٹمر آ ہی گیا ہے اور وہ کہتا ہے جی مجھے ہرے رنگ کا کپڑا چاہیے. وہ سرچ کر رہا ہے. اب دکاندار کیا کہتا ہے, اس کو پتا ہے میرا کسٹمر چلا جائے گا چونکہ ہرے رنگ کا سوٹ میرے پاس نہیں, تو وہ اس کو کہے گا کہ سر آپ یہ پرپل چیک کریں, آپ کی سکن کے ساتھ, آپ کے ٹیکسچر کے ساتھ یہ بڑا اٹھے گا سر. تو آپ آگے سے اس کو کہیں گے کہ بھائی مجھے نہیں چاہیے, میرے بھائی کے لیے چاہیے. تو وہ دکاندار پوچھے گا اچھا جی آپ کے بھائی کا قد کتنا ہے, اس کی کمپلیکشن کیسی ہے, جلد کا رنگ کیسا ہے. تو یہ ہوتی ہے کہ آپ اس چیز کو انگیج کرتے ہیں. تو گوگل نے یا یاہو نے یا دیگر سرچ انجنز نے انگیجمنٹ بھی شروع کی کہ آپ کا کسٹمر جو ہے وہ چلا نہ جائے مایوس ہو کر. لہٰذا انہوں نے کہا کہ ڈیڈ یو مین دس, کیا آپ کا یہ مطلب تھا, آپ یہ دیکھنا چاہتے تھے. آپ کہتے ہیں یس میں یہ ڈھونڈ رہا تھا. آپ مجھے کہیں گے سر یہ تو نہیں ملا, لیکن اس طرح کا نام ہے, اس حامد کی بات تو نہیں آپ کر رہے, یا اس عاطف کی بات تو نہیں آپ کر رہے. میں کہتا ہوں ہاں یار اس کو ملاؤ, اس کے پاس ہوگا نمبر. تو اس طریقے سے لنک در لنک آپ اپنی اس مطلوبہ منزل تک پہنچ جاتے ہیں. تو یہ تو تھا جو سرچ انجن کا ایک بیسک کانسیپٹ ہے. اب جب میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ مجھے فلاں کانٹیکٹ تلاش کر کے دیں, تو میں نے دراصل ایک لفظ بولا تھا. جب آپ سرچ انجن پہ بھی کچھ لکھتے ہیں تو آپ لفظ لکھتے ہیں, 1 2 یا 3, کوئی بھی کی ورڈ آپ لکھتے ہیں, ہاؤ ٹو ڈیزائن دس, ہاؤ ٹو ڈیولپ, ہاؤ ٹو بی اے ویب ڈیزائنر. یہ مختلف الفاظ جب آپ لکھتے ہیں, آپ سمپل اتنا لکھ دیں ورڈ پریس اور گوگل میں سرچ کریں, تو ورڈ پریس کا لفظ جہاں جہاں جس ویب سائٹ میں جس پیراگراف میں استعمال ہوگا وہ وہاں پہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. اب آپ کو جو پہلے 10 صفحوں پہ نظر آتا ہے, ساری گیم اس کے اوپر ہوتی ہے. یہ جو سرچ انجن رینکنگ ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک سٹینڈرڈ ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہا. 2015 میں کچھ اور تھا, پھر الگورتھم چینج ہوا, 16 میں کچھ اور ہو گیا, 17 میں کچھ اور ہو گیا, 18 میں کچھ اور تھا. اب جو ہمارا آنے والا وقت ہے 2019, اس کے لیے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی کیا ہونے جا رہا ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے ایک سیشن کیا تھا, آج تھوڑا سا ہم اس میں ایڈوانس لیول میں جائیں گے اور ورڈ پریس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. تو کی ورڈ جو ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ کی ورڈز کے ساتھ سرچ انجن کا ایک خاص رشتہ ہو گیا. تو پھر لوگوں نے کیا کیا, 2012-13 میں مجھے یاد ہے کی ورڈ سٹفنگ شروع ہوگی. سٹفنگ کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے جب چلنا ہی کی ورڈ کے اوپر ہے تو آپ ایک ہی نام کی بہت ساری انٹریز جو ہیں وہ لکھ دیتے تھے اپنی ویب سائٹ پہ, اور اس سے کیا ہوتا تھا, سرچ انجن کہتا تھا کہ یار یہ بندہ جو لفظ مانگ رہا ہے یہ فلاں ویب سائٹ میں بہت زیادہ مال پڑا ہوا ہے, تو وہ اس ویب سائٹ کو رینک کر دیتا تھا جس میں کی ورڈ زیادہ ہوتے تھے. پھر آہستہ آہستہ انٹیلیجنٹ ہوتی چلی گئی مشینیں. آج ہم جس دور میں کھڑے ہیں یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے. آپ کی باٹس گوگل کی, یاہو کی, یانڈیکس کی, یہ بہت انٹیلیجنٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں. اب مشین جو ہے وہ آہستہ آہستہ انسان کی طرح سوچنا شروع ہو گئی ہے. کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ مشین اور انسان کے درمیان فاصلے کو کم کیا جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے جن چیزوں سے مشین خوش ہوتی تھی, اب چونکہ اس نے انسانوں کی طرح سوچنے کی کوشش کر دی ہے, لہٰذا اب وہ کی ورڈ سٹفنگ جو تھی اس کو انہوں نے پینلائز کر دیا.
पेनल्टी होना शुरू होगी कि अब आपको हम सजा देंगे। बहुत सारी वेबसाइट्स को उन्होंने डाउन कर दिया जिन लोगों ने ये हरकत सकनात की हुई थी उसके अंदर। तो कीवर्ड की बड़ी इंपॉर्टेंस आ गई एसईओ के साथ। अब ये तो थी जो कीवर्ड की तकनीक थी। तो इसके लिए फिर 3 टाइप्स एसईओ की जो है वो मंजर आम पर आई। सबसे पहले हमारे पास आता है व्हाइट हैट टेक्निक्स, व्हाइट हैट एसईओ। ये आपने अक्सर सुना होगा, देखा होगा। तो हैट्स की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, इसके बारे में बुक्स भी लिखी जा चुकी हैं। आज हम सिर्फ 3 हैट्स की बात करेंगे। नंबर 1, व्हाइट हैट एसईओ टेक्निक। व्हाइट हैट एसईओ टेक्निक हर वो टेक्निक होगी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में जो एक स्टैंडर्ड होगी, जो लीगल होगी, लेजिबल होगी, कानूनी तौर पर जिसकी इजाजत होगी, और जो एक नमूना होगा सारी दुनिया में कि सारे लोग इस तरीके से करते हैं। एक होता है इसके बिल्कुल अपोजिट जिसको कहते हैं ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक्स। ब्लैक हैट का मतलब वहां पे सयाई है, वहां पे जुल्मतें हैं, तारीकी है, यानी ये ऐसी चीजें होंगी, ऐसी प्रैक्टिसेस होंगी जिसको कोई भी सर्च इंजन पसंद नहीं करता। सिर्फ गूगल नहीं, कोई भी सर्च इंजन पसंद नहीं करेगा। वो होगी ब्लैक हैट। अब ब्लैक हैट क्या होगी? अगर आपने ब्लैक हैट टेक्निक्स यूज की, साइट आपकी ऊपर तो आ जाएगी लेकिन वक्ती तौर पर फौरन बैन लग जाएगा उसके ऊपर और वो मुकम्मल तौर पर पीछे चली जाएगी। बाज़ का वो बंद करवा दी जाती है। तीसरे नंबर पे जो इन बिटवीन है, जैसे फोटोशॉप के अंदर आपको नजर आता है, एक तरफ हाईलाइट्स हैं, एक तरफ शेडोज हैं, दरमियान में आपकी टोनर रेंज होती है, ग्रे स्केल्स। तो जो ग्रे हैट एसईओ टेक्निक्स होती हैं उसके बारे में बहस होती रहती है कि ये व्हाइट हैट है या ब्लैक हैट है। कुछ ग्रे एरियाज ऐसे होते हैं जो बाज़ का बख्शे जाते हैं, लेकिन अगर आप उस ग्रे से थोड़ा सा डार्क साइड पे जाएंगे तो वो ब्लैक में शामिल हो जाएंगे। लेकिन उस ग्रे से जब आप थोड़ा सा ब्लैक की तरफ जाएंगे वो ब्लैक हैट में चली जाएगी। अगर आप उस ग्रे से थोड़ा ऊपर आना शुरू हो जाएंगे तो वो व्हाइट हैट एसईओ टेक्निक के साथ जाके जुड़ना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से फिर कीवर्ड्स की भी टाइप आई, बहुत सारी कीवर्ड की टाइप है। आज हम जिस दौर में खड़े हैं उसमें लोकल कीवर्ड्स की ज्यादा इंपॉर्टेंस आ गई है। वॉइस के हवाले से कीवर्ड के जो स्निपेट हैं वो बहुत ज्यादा ऊपर आ गए हैं। आज जब कीवर्ड के हवाले से हम थोड़ी से आगे बढ़े तो मुझे याद है 2012 में, चूंकि उस वक्त नया नया एक ब्लॉग का कॉन्सेप्ट फैला था दुनिया में 11 में, तो ब्लॉगिंग नेटवर्क जो थे उन्होंने एक बूम पैदा कर दिया। उस वक्त चूंकि सोशल मीडिया जो था वो इस तरीके से अरूज में नहीं था। 10, 11, 12 की बात बता रहा हूं। ये बाद में जो ही हम 11 को क्रॉस करते हैं तो सोशल मीडिया में हर तरफ एक्सेल करता हुआ नजर आता है। तो उससे पहले हमारे पास ब्लॉगिंग नेटवर्क थे, ब्लॉगर था, वर्डप्रेस के अपने ऊपर था, इसी तरीके से और बहुत सारे ब्लॉगिंग साइट्स थी जिस पे लोग ब्लॉग बनाते थे और वहां पे जाके लोग बैक लिंक लेते थे। तो एक मुकाबला शुरू हो गया लिंक्स लेने के हवाले से। जिस साइट के अंदर जितने ज्यादा लिंक्स होते थे, बैक लिंक्स का क्या मतलब हुआ? अगर एक डॉक्टर साहब को 50 मरीज रेफर करते हो कि यार वो बहुत अच्छा डॉक्टर है, तो बेसिकली उस डॉक्टर साहब को 50 बैक लिंक मिल गए। तो ये आपके रेफरेंस की वजह से आपके पोर्टफोलियो में इजाफा होता है। ऑनलाइन वर्ल्ड में जब आप काम करते हैं अपवर्क या फाइवर पे, मेरा बड़ा तजुर्बा है इस चीज पे, एक क्लाइंट के साथ आप अच्छा प्रोजेक्ट कर लें तो वो कई क्लाइंट्स को जाके रेफरेंस देता है कि यार ये बंदा बहुत अच्छा है। इसको WOM कहते हैं, वर्ड ऑफ माउथ, यानी जो ज़बान खल्क होती है वो नक्कार खुदा होती है। ज़बान खल्क नक्कार खुदा। तो इस चीज से फिर आपका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अगर किसी वेबसाइट को मुख्तलिफ वेबसाइट्स ने रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया हुआ है तो इसका मतलब ये है सर्च इंजन ये समझते थे कि ये क्रेडिबल वेबसाइट। तो फिर लोगों ने आर्टिफिशियल नेटवर्क्स भी बनाए और फिर ये लिंक्स वाला काम भी शुरू हो गया। इसके ऊपर भी अब उन्होंने चेक रखना शुरू कर दिया। इससे थोड़ा सा हम आगे निकले तो आर्टिकल्स का एक बड़ा जमाना था, मुझे याद है मैं भी लिखा करता था। आर्टिकल्स की मुख्तलिफ साइट्स थी। मैं आपको ये सारी चीजें मेल करूंगा, मेरे पास कलेक्शन मौजूद है, लेकिन पुरानी चीजें मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, उसका फायदा नहीं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आपके साथ बिल्कुल लेटेस्ट जो 2019 एंड बियॉन्ड होगा वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अच्छा, उसके बाद हम आर्टिकल सबमिट करते, उसमें एक आध बैकलिंक होता था। फिर हम मुख्तलिफ डायरेक्टरियां होती थी उसमें सबमिशन करते थे। इसी तरीके से हमारे पास प्रेस रिलीजेस का एक ऑप्शन था, प्रेस रिलीज हम भेजते थे, आज भी वो काम चल रहा है। फिर इसी तरीके से PDF को अपलोड किया जाता था, PDF से भी एक बैकलिंक, जैसे स्क्रिप्ट के ऊपर आप कर लेते हैं या स्लाइड शेयर है। इसी तरीके से बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, यहाँ पे आप साथ आपको नजर भी आ रही होंगी। तो उससे क्या होता था, ये सारी एफर्ट्स जो थी ये हम ऑफ साइट SEO के लिए करते थे। ये दो मेजर टाइप्स होगी जो टेक्निकल साइड पे थी। पहले हमने बात की थी जो मॉरल साइड पे थी, व्हाइट, ग्रे और ब्लैक। तो टेक्निकली SEO दो तरह का था। एक होता था ऑन साइट, यानी उस मुकाम के ऊपर, उस वेबसाइट के ऊपर, और एक होता था कि उस मकाम से हट के। जैसे अगर आप क्लिनिक पे चले जाए डॉक्टर साहब के पास, तो हॉस्पिटल में जाते साथ ही वहां की सफाई, वहां के अमले का जो अखलाक है या वहां पे बर्ताव जो करेंगे,
इस तरीके से आपको पता चलेगा कि यार क्लिनिक बहुत अच्छा है या डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। ये ऑन साइट होता है। ऑफ साइट क्या है कि आपको 50 मरीजों ने रेफर किया कि यार फलाने डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। तो वेबसाइट्स के लिए भी यही तरीका कार था। ऑन साइट का मतलब वेबसाइट इस तरीके से तैयार हो या एप्लीकेशन कि वो सर्च इंजन को पसंद आए और सर्च इंजन जो है उसको प्रेजेंट कर सके अपने किसी कस्टमर को। क्योंकि जो सर्च करता है वो सर्च इंजन का कस्टमर है और वो अपनी किसी तलाश के लिए लफ्ज लिखेगा। जब वो लफ्ज लिखेगा तो सर्च इंजन उन साइट्स को ऊपर लेके आएगा जो ये सारे काम करते हुए आ रहे थे। कीवर्ड्स भी अच्छे थे, मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी थी। वो भी हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि लेटेस्ट उसमें क्या अपडेट आ गई है। तो फिर क्या होता था, आप हॉस्पिटल में गए, आपने कहा जी मैंने यहीं से इलाज करवाना है। तो इससे ये ऑन साइट जो है एक कॉन्सेप्ट चला। इसमें आपके लिंक्स थे, इंटरनल पेजेस कैसे होने चाहिए, उस पे इमेजेस कैसे होने चाहिए, वीडियो कैसी होनी चाहिए, आल टैग होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कैप्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। उसका आज जैसे रिसेंट टाइम में उस पे लोड टाइम जो है वो भी इजाफा कर दिया गया। तो ये ऑन साइट हो गया। अब ऑफ साइट के अंदर ये सारी चीजें थी जो वेबसाइट के बाहर, उसमें सेमिनार किए जाते थे, लोग डोर टू डोर कैंपेन करते थे, इसी तरीके से ब्लॉग्स बनाए जाते थे, इसी तरीके से जैसे मैंने आपको पहले बताया ब्लॉग्स होते थे, प्रेस रिलीजेस हम करते थे, पीडीएफ की फाइलें हम शेयर करते थे, विमियो और यूट्यूब और डेली मोशन इस तरह की जो वीडियो की साइट्स थी उसके ऊपर सिर्फ क्लिक लेने के लिए, एक लिंक लेने के लिए लोग वीडियोस जो है वो बनाते थे या ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स के साथ राब्ता करते थे जो अच्छे जिनके चैनल्स थे और वो एक बैक लिख लेते थे। इसी तरीके से बुक मार्किंग की साइट्स जो थी वो मंजर आम पे आई, जैसे रेडिट आपको नजर आता है। इसी तरीके से येलो पेजेस जो थे उसके ऊपर लोग जो है वो जाके अपनी इंफॉर्मेशन देते थे बिजनेस के हवाले से, मुख्तलिफ यानी डायरेक्टरीज थी। फिर सोशल मीडिया ने बिल्कुल दुनिया के अंदर एक बूम पैदा कर दिया। अब आपको फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, इस तरह की जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं उसके ऊपर अब आपको बैक लिंक मिलता है। लिंक्डइन को भी आप उसमें शामिल कर लें, गूगल प्लस भी उसमें है, अगरचे गूगल प्लस अब इट इज नो मोर, लेकिन यह है कि जो भी इस तरह की साइट्स थी उससे आपको बैक लिंक मिला। कुछ लोगों ने एंड्रॉयड का जब बूम आया तो अपनी गेम्स बनाई और उस पर भी अपना एक बैक लिंक लिया। यानी जहां जहां आपकी साइट का लिंक होगा, सर्च इंजन क्या करेंगे, वो देखेंगे कि यार ये लिंक यहां पे भी मौजूद है। जैसे ईमेल मार्केटिंग का एक बड़ा जबरदस्त दौर आया, ईमेल्स की जाती थी, ईमेल्स के नीचे अपना ईमेल दिया जाता था, वेबसाइट का एड्रेस दिया जाता था। तो सर्च इंजन चूंकि मशीन है तो वो घूमती फिरती है, वो हर जगह से घूमती है, स्कैन करती है। जिस वेबसाइट का लिंक या कंटेंट जितना ज्यादा उसको नजर आता था पुराने वक्तों में, उसकी रैंकिंग में इजाफा होता चला जाता था। इसके लिए फिर एक कॉन्सेप्ट आया पेज रैंकिंग, कि पर पेज जो है उसकी रैंकिंग होती है, या डोमेन अथॉरिटी, कि ये डोमेन जो है वो कितनी पुरानी है या इसके ऊपर कितनी ट्रैफिक आ रही है। फिर सोशल मीडिया के बूम से एक लफ्ज नया निकला, वायरल। वायरल का मतलब यह था कि कंटेंट इतना कैची हो कि लोग उसको खुद शेयर करें, उसको कोई आर्टिफिशियल मीन्स इस्तेमाल ना करने पड़े, बल्कि लोगों को उसके अंदर मजा आए और वो शेयर करना शुरू कर दें। ये जो पीछे आपको 2-3 साल नजर आते हैं, हर सच झूठ को इस्तेमाल करते हुए लोगों ने बिजनेस किया, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ ये था कि ये वायरल हो जाए। तो एक मुकाबला शुरू हो गया कि हमने वायरल कंटेंट जो है वो क्रिएट करना है। लिहाजा आप थंबनेल किसी और तरह का था, टाइटल कुछ और कहता था, और जब वीडियो पे क्लिक करके हम अंदर जाते थे तो कुछ और होता था। तो इस क्लिक बेट को भी आहिस्ता आहिस्ता गूगल ने, यूट्यूब ने रोकने की कोशिश की। तमाम सर्च इंजन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इन बैड प्रैक्टिसेस के ऊपर आप चेक रख रहे हैं। ये तो होगी जो बेसिक एक कॉन्सेप्ट थे। अब सैफ अली सैफ का एक मुझे शेर याद आ रहा है कि सैफ अंदाजे बयां बात बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। अब सबके पास वही कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड को ढूंढने के लिए फिर सॉफ्टवेयर मैदान में आए, कीवर्ड की रैंकिंग के लिए सॉफ्टवेयर आ गए, लोगों ने इसके ऊपर बिजनेस शुरू कर दिया, मंथली सब्सक्रिप्शन के हवाले से बिजनेस शुरू हो गया। जो फ्रीलांसर्स थे उनके पास क्लाइंट अप्रोच करते थे तो वो लोग एसईओ करते थे और उनकी पेमेंट मिलती थी उनको। वर्डप्रेस में प्लगइन्स आना शुरू हो गए, बहुत जबरदस्त प्लगइन्स के फिर 2 वर्जन, एक फ्री एक उसका प्रीमियम, जैसे योस्ट है या ऑल इन वन एसईओ है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो चीजें थी वो इंप्रूव होना शुरू हो गई। आज हम जिस दौर में खड़े हैं, अब हम आ जाते हैं उस दौर की तरफ। आई होप कि आपको ये बेसिक चीजें जो है वो सारी क्लियर हो गई होंगी। बाकी मैं आपको जो ईमेल करूंगा उसके अंदर मैं अपनी सारी स्टडी या रिसर्च है वो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन ये मैंने सादा लफ्जों में इसलिए आपको समझाया था कि आपको समझ आ सके कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली क्या है, किस तरीके से किया जाता था और किस तरीके से उसका बिजनेस जो है वो हम कर सकते हैं आज भी। बल्कि पहले से ज्यादा अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं आई वुड लव टू से कि एसईओ के इम्कानात
बिजनेस के पहले से ज्यादा बढ़ गए हैं। कुछ लोगों का कहना यह है कि ये शायद मर रहा है। मैं इसको जिस तरीके से देख रहा हूं, एसईओ का लफ्ज बदली हो जाएगा, लेकिन ये जो काम है सर्च का, ये आपके साथ रहेगा और ये पहले से बढ़ेगा। अब ये काम क्यों बढ़ेगा, अब हम आते हैं उसकी तरफ। अब जो पिछले कुछ अरसे से एक लफ्ज जो है वो मंजर आम पे हमें नजर आता है, वो है सिग्नल्स। ये पिछले 2-3 साल से बार बार एक लफ्ज जो है वो मेरी आंखों के सामने आ रहा था, सिग्नल्स। चूंकि हमारी स्पार्टन सीरीज है और स्पार्टन एस से शुरू होता है, तो मैं अब आपको एस के लफ्ज जो है वो बताऊंगा। ये मेरी अपनी रिसर्च है, मेरी अपनी एक क्रिएशन है। मैं एस के हवाले से एसईओ को देखता हूं। अब एसईओ का जो पहला लेटर है वो भी एस है, तो एस के साथ जो सिग्नल्स का लफ्ज था ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। अब सिग्नल्स क्या होते हैं? आपने मोबाइल पकड़ा हुआ है, आप किसी जगह पे जाते हैं, आप इस तरह देखते हैं, आप कहते हैं यार इस पे सिग्नल आ रहे हैं या सिग्नल नहीं आ रहे, या कोई जैमिंग हो रही है, मेरे सिग्नल नहीं आ रहे प्रॉपर, या आप किसी डेड जोन में चले जाते हैं और आपको वहां पे सिग्नल नहीं मिलते। तो मुख्तलिफ कंपनीज के मुख्तलिफ सिग्नल्स होते हैं। अगर सिग्नल वीक होंगे, इसका मतलब यह है कि आपके राब्ते में कहीं कोई दुश्वारी आ जाएगी। नेट के सिग्नल थोड़े आ रहे होंगे, जैसे मेरे पास ये वाई ट्रैक मुझे नजर आ रहा है, अगर इसमें 5 बने हुए हैं, अगर इसमें से 2 हों तो इसका मतलब यह है कि नेट की स्पीड स्लो हो जाएगी, क्योंकि सिग्नल पूरे नहीं आ रहे। इंसान की जिंदगी में सांसें अगर पूरी ना आ रही हो तो इंसान कमजोर हो जाता है। इसी तरीके से आपकी वेबसाइट सिग्नल्स देती है। अब इस पे रिसेंट जो था, एक उन्होंने एल्गोरिथम पैदा कर दिया कि साइट के अंदर जितने ज्यादा कम्युनिटी के सिग्नल्स होंगे उतनी ज्यादा वो साइट लोकल लेवल पे इंप्रूव हो जाएगी। इस पे सर्च के सिग्नल्स की हम बात कर चुके हैं कि सर्च के सिग्नल्स अलग से थे। फिर इसी तरीके से सोशल सिग्नल्स की बात हमने की। ये सारे सिग्नल्स मिलके आपकी सक्सेस के सिग्नल्स को दरअसल बढ़ा रहे होते हैं। ये सारे सिग्नल्स जो हैं ये दरअसल आहिस्ता आहिस्ता आपको कामयाब कर रहे होते हैं। अब इसके लिए उन्होंने क्राइटेरियन बनाया हुआ है। इससे पहले हमने लाइट हाउस के टाइम इसके बारे में काफी तफसील से बात की, वो ऑन साइट हवाले से थी। ऑफ साइट के लिए आज भी वही मैयर्स हैं, आज भी हमें अपनी वेबसाइट को दूसरों तक पहुंचाना होगा। अच्छा, दूसरा जो एस है, आज के रिसेंट दौर में जो 2019 से आगे आपको काम आएगा। जब भी आपको फाइवर पे, अपवर्क पे या नॉर्मल जिंदगी में एसईओ का प्रोजेक्ट आएगा तो आपने सबसे पहले उस क्लाइंट की साइट को देखना है या आपने उसके डेवलपर से बात करनी है। अगर आप नॉर्मल यूजर हैं, लेकिन आप चूंकि स्पार्टन्स हैं, तो आपको एज डेवलपर भी उस साइट को देखना होगा। अब उस साइट में देखने के लिए आपको उसका स्कीमा जो है, एक लफ्ज उस पर गौर करना पड़ेगा। स्कीमा के बारे में एक ऑफिशियल वेबसाइट है, स्कीमा लफ्ज पे गौर करें। कहते यार मेरी बड़ी जबरदस्त स्कीम थी लेकिन फेल हो गई, या फलां बंदा बड़ी स्कीमें बनाता रहता है। स्कीम का मतलब ये होता है कि आप किसी खास लॉजिकल अंदाज में, मंजूम अंदाज में, मंतकी अंदाज में जब रिजल्ट्स निकालते हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, प्लानिंग आप समझ लें। इंसान सारी जिंदगी जो है वो प्लान बनाता है। तो स्कीमा क्या होता है कि आप अपनी स्कीम के मुताबिक एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो अगर वेबसाइट का थीम बनाते वक्त आपको स्कीम जहन में थी, या कोई ऐसा अगर आपने थीम ले लिया है थीम फॉरेस्ट से या फ्री रिपोजिटरी से जिसके अंदर स्कीम ही नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि सर्च इंजन जो है वो इस चीज को रोक लेंगे, रैंकिंग को। सर्च इंजन जो है वो लव करते हैं स्कीमा के साथ। वो देखेंगे, अब जैसे जो रिसेंट आया है लाइट हाउस में, कि फॉन्ट जो है उनका साइज कितना है। जैसे वो कहते हैं कि 12 फॉन्ट जो है वो रिकमेंड उन्होंने किया हुआ है, मोर देन 60% चीजों के लिए 12 फॉन्ट एनफ होता है। फिर उसके अंदर कंट्रास्ट उन्होंने देखा, कौन से कलर आपने यूज किए हुए। ये सारी चीजें आपकी स्कीमा के लिए होती है। स्कीमा के सिलसिले में ही एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है जिसको कहते हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर्ड डाटा स्निपेट जो थे वो हम टैग मैनेजर में बनाना शुरू हो गए। जो नॉर्मली लोग आज भी एसईओ के हवाले से ट्रेनिंग दे रहे हैं, मैं उनको देखता रहता हूं, वो आज भी 2012 में बैठे हुए हैं। दुनिया 2018 से आगे बढ़ गई है। अब आपको एसईओ के लिए जदीद तरीकाकार जो है वो सीखना पड़ेगा, एडवांस लेवल पे जाके। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे, आपकी एसईओ की सारी एफर्ट्स जो है वो खराब हो जाएंगी, नाकाम हो जाएंगी। तो जब सर्च इंजिन्स ने अपना मिजाज बदल लिया, इसका मतलब यह है कि वेबसाइट डेवलपर्स को, डिजाइनर्स को भी अपना मिजाज बदलना होगा। और जो मार्केटिंग कर रहे हैं, ये मार्केटिंग का लफ्ज एसईओ के लिए बड़ा जरूरी है समझना। आज हम जो बात कर रहे हैं ना एसईओ के हवाले से, ये आपकी डिजिटल मार्केटिंग का पहला स्टेप है। अगर आपकी वेबसाइट तैयार ही नहीं है, आपकी दुकान तैयार ही नहीं है कि आप उसकी ओपनिंग कर सकें, तो आप कस्टमर्स को क्या देंगे? तो इंसान हमेशा दुकान खोलता ही उस वक्त है जब वो रेडी होता है। जैसे इस वक्त मैं आपके सामने खड़ा हूं, तो मुझे पता है कि मेरा ये मौजू मेरे पास तैयार है, तो मैं आपको कुछ दे रहा हूं।
अगर मेरी तैयारी नहीं होगी तो मैं कभी इधर रुक जाऊंगा, कभी उधर रुक जाऊंगा, कभी यहां प्रॉब्लम आ जाएगी, कभी वहां प्रॉब्लम आ जाएगी। तो फर्स्ट यू नीड टू गेट रेडी। आपकी वेबसाइट जब तैयार हो जाएगी, उसका स्कीमा आपने सही बना लिया, स्टैंडर्ड आपने मीट किया, HTML5 का, CSS3 का, जावास्क्रिप्ट का, ये सारी चीजें आपकी परफेक्ट हो गई। इसका मतलब यह है कि आपने पहला जो S था वो आपने कवर कर लिया। अब आपका स्कीमा का सिग्नल जो है वो सर्च इंजन जो है उसको इंडेक्स करना शुरू कर देंगे। सर्च इंजन इंडेक्स करते हैं, उसके लिए टेक्निकल लफ्ज़ है इंडेक्सिंग, यानी वो अपने पास स्टोर कर लेते हैं। जैसे हम कहते हैं मुझे यार याद हो गया ज़बानी, अब आप इस कागज को फाड़ दो, नंबर मुझे याद हो गया ज़बानी। ये इंडेक्सिंग होती है कि हम अपनी मेमोरी में कुछ चीजें इंडेक्स कर लेते हैं, फोल्डर के अंदर रख लेते हैं। अब दूसरा लफ्ज स्ट्रक्चर का, तो स्ट्रक्चर के लिए एक खास उन्होंने अंदाज दिया कि भाई आपके हेडिंग टैग इस तरीके से होने चाहिए, या अगर कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन है, या आपका फर्ज कर लें आप क्लेम करते हैं कि आप कोई प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, ऑनलाइन स्टोर है आपका, तो आपका स्ट्रक्चर डिफरेंट होना चाहिए। अगर मैं सिर्फ एक ब्लॉग बनाता हूं और मैंने सिर्फ आर्टिकल पब्लिश करने हैं, मेरा स्ट्रक्चर डिफरेंट होना चाहिए। अगर मैं कोई वीडियो की साइट बनाता हूं तो फिर मेरा स्ट्रक्चर डिफरेंट होना चाहिए वेबसाइट के हवाले से। मेरा हेडर, मेरा मेन्यू, मेरे फुटर, मेरा कंटेंट टोटली डिफरेंट होना चाहिए। तो आपको स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि आप किस निश के अंदर जो है, या निश के अंदर जो है वो आप अपनी वेबसाइट बनाने लगे। आपकी फील्ड कौन सी है? अगर आपका डोमेन नेम क्लेम करता हो कि आप एक मेडिकल के बंदे हैं, डॉक्टर हैं, और आपकी वेबसाइट जो है वो किसी एरे गैरे के नाम की बनी हो, या उस पर कंटेंट जो है वो म्यूजिशियंस का चलना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब यह है कि आपकी रैंकिंग पे असर पड़ेगा। तो यहां से फिर एक दौड़ शुरू हुई डोमेन्स का नाम लेने के लिए। लोगों ने कोशिश की, जिसके लिए फिर डोमेन प्रोवाइडर मंजर आम पर आए। उनका एक बिजनेस शुरू हो गया कि हमें कोई ऐसा डोमेन का नाम चाहिए जिसके अंदर हमारा कीवर्ड मौजूद हो। जैसे हमने एक लफ्ज शुरू किया वर्डप्रेस स्पार्टन्स या फ्रीलांस। पाकिस्तान को सबसे बड़ा जो एज हासिल है, इसके अंदर फ्रीलांस का एक कीवर्ड मौजूद है। तो मैं अक्सर देखता हूं सर्च में इसका रिजल्ट आ रहा होता है, अगरचे मैंने इसके लिए कभी कोशिश ही नहीं की एसईओ के हवाले से। लेकिन आपको पॉइंट ये समझाना चाह रहा हूं कि डोमेन के अंदर अगर कीवर्ड होगा जिसको आप ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, जिसके ऊपर आप कुछ लिख रहे हैं, तो आपको आधा एज तो पहले ही हासिल हो गया। तो सर्च इंजन सबसे पहले देखते हैं डोमेन का यूआरएल, फिर उस पेज का यूआरएल, फिर उस पेज के अंदर वो उतरते हैं और H1, H2, H3 ये जो हेडिंग टैग होते हैं, उन्वानात जो होते हैं, उनको देखा जाता है। फिर उसके अंदर जो इमेजेस लगे हुए हैं उसके अंदर आल टैग है या नहीं है। फिर उसके अंदर अगर वीडियो लगी हुई है, और वो इमेज और वीडियो कहाँ लगी हुई है। यहाँ बहुत गलती करते हैं क्लाइंट्स भी और अक्सर लोग भी, कि इमेज का कोई सर पैर नहीं होता। जिस जगह पे इमेज लगा होगा या लिंक लगा होगा, इससे पहले वाले टास्क में हमने डिस्कशन की थी, डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए उसका टाइटल। वो किस जगह पे लगा हुआ है ये मैटर करता है। मशीन, सर्च इंजन एक मशीन है, और एक एम होता है मैन के लिए। हम इंसानों का अलग अंदाजा देखने का, मशीनों का अलग अंदाजा। अब कोशिश की जा रही है कि मशीनें जो है वो इंसानों की तरह ज़हीन होना शुरू हो जाए। तो इसका मतलब यह है कि आप हमें देखना पड़ेगा कि हम इस वक्त क्या चाहते हैं। अब जैसे अगर मैं टच सिस्टम यूज करता हूं, तो मैं शायद ही कभी मौका हो कि मैं सर्च इंजन को यूज करूं। मुझे पता है ये मेरे पास एक ऐप बनी हुई है फेसबुक की, ये व्हाट्सएप की ऐप है, ये द्रास.pk की है, ये अमेजॉन की है, एप्स बनी हुई है छोटी छोटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि टच सिस्टम पे आपका जो सर्च इंजन थे, गूगल या याहू या बिंग, आप में से कितने लोगों ने अपने मोबाइल पे यांडेक्स खोला होगा या याहू खोला होगा? मेरे ख्याल में 1% होंगे शायद लोग। हम नहीं करते, क्योंकि मोबाइल पे हमें जो चीजें चाहिए वो हमारे पास छोटे छोटे आइकन्स की सूरत में मौजूद है। हम टैप करते हैं, वो हमारी एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। तो डेस्कटॉप के ऊपर भी इसका रुझान आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हुआ, जिसकी वजह से सर्च इंजन को अपनी पॉलिसी जो है वो बदलना पड़ी कि इस तरीके से तो हमारे पास कोई भी नहीं आएगा। जैसे अमेजॉन और ईबे के ऊपर आपने कोई प्रोडक्ट लेनी है तो आप गूगल से सर्च करके नहीं जाएंगे, मैंने आपको बताया था पहले भी। इसी तरीके से द्रास.pk है, आप डायरेक्ट जाएंगे द्रास.pk। इसी तरीके से आप अली एक्सप्रेस पे जाएंगे। फेसबुक की कोई चीज आपने तलाश करनी है तो आप ट्विटर पे नहीं जाएंगे, फेसबुक पे रहेंगे। तो ये एक लोकल लेवल पे स्पेसिफिक अंदाज में सर्च का एक कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है, जिसकी वजह से पिछले 1 साल से जो लोकल एसईओ था उसको बड़ा अरूज हासिल हुआ, आज भी अरूज हासिल है। आपने आने वाले वक्तों में आप मजीद इसमें देखेंगे कम्युनिटी, मैं इसको अब ये कहता हूं कि ये एसईओ जो है इसकी जगह पे आप एससीओ लगा दें, सर्च कम्युनिटी ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपकी वेबसाइट कम्युनिटी में ऑप्टिमाइज हो जाती है, यानी आपका कंटेंट, इमेजेस वगैरह, टेक्स्ट, वीडियोस, एनिमेशंस या इन्फोग्राफिक्स इस हालत में है कि आपके इर्द गिर्द लोकल कम्युनिटी को पता है, तो फिर आपकी वेबसाइट रैंक हो जाएगी। सर्च इंजन जो है वो आपको रैंक करेंगे, और होना भी यही चाहिए। मैं यहाँ इस्लामाबाद में फर्ज करें बैठा हुआ,
हमारा यहाँ पे एक बिजनेस है, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी हुई है कि मैं इंटरनेशनल एसईओ के लिए कनाडा में जाके उसकी ऑप्टिमाइजेशन करूं, जबकि मेरा कस्टमर यहाँ पे बैठा हुआ है। तो इसलिए जरूरी है कि आप जिस कम्युनिटी का हिस्सा है, पहले आपको वहां पे ऑप्टिमाइजेशन जो है वो करना पड़ेगा। अभी तक जैसे हमारे लोकल लैंग्वेजेस जो है, हमारी कौमी उर्दू ज़बान है या हिंदी है या बंगाली है, तो सर्च जो है आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ भी आना शुरू हो गई है। अब हम सिर्फ उर्दू के साथ कोई सर्च करेंगे तो गूगल इसको पहचानता है लोकल लेवल पे। फिर जब आप सर्च करते हैं गूगल पे, तो आपने देखा होगा google.com.pk या google.com.in वो हमें नजर आता है। वो क्यों नजर आता है? क्योंकि उनको पता है कि यार ये बंदा यहाँ बैठा हुआ है और इसकी लोकल जरूरत है। और अगर आप ये चाहें कि मुल्क के अलावा करें, तो या आप प्रॉक्सी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपना आईपी चेंज करेंगे किसी दूसरे मुल्क का, क्योंकि दोनों मुल्कों के डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे। या आप google.com/NCR, नो कंट्री रिसर्च का मतलब कंट्री स्पेसिफिक रिसर्च नहीं होगी। जैसे मेरे पास एक लीगल सॉफ्टवेयर मौजूद है, हम उसका $10 पे करते हैं हर महीने, तो मैं कोई भी आईपी जो है वो किसी मुल्क के लगा के देख सकता हूं कि एसईओ पे क्या चल रहा है। क्योंकि क्लाइंट्स जो हैं उनका थीम फॉरेस्ट पे अकाउंट बना हुआ है अमेरिका का या ऑस्ट्रेलिया का। मैं जब उसको पाकिस्तान में खोलूंगा तो थीम फॉरेस्ट का या इन्वेटो का जो सॉफ्टवेयर है वो बड़ा कनिंग है, वो फौरी तौर पर एरर दे देगा और वो कहेगा कि जनाब मैंने एक कोड भेजा, ईमेल दोबारा से आप मुझे यहाँ पे साइन इन करें। तो उसके लिए मुझे उस मुल्क की आईपी लगा के वो थीम जो है वो डाउनलोड करना पड़ता है। तो क्लाइंट्स जो है वो हेल्प आउट करते हैं, उन्हें पता है पुराना हमारा एक फ्रीलांसर है। तो ये आपके साथ भी होगा जो आप आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपको कहना ये चाह रहा था कि इस तरीके से लोकल लेवल पे चीजें जो है वो ऑप्टिमाइज होना शुरू हो गई है कम्युनिटी के हवाले से। तो जिस कम्युनिटी का आप हिस्सा है, आप पहले वहां पे तैयार। अब उस तैयारी के लिए एक लफ्ज जो है वो खत्म हो गया और एक लफ्ज जो है वो मंजर आम पे आ गया। इससे पहले मैंने जितनी बातें की थी उसमें मैंने लिंक बिल्डिंग के ऊपर ज्यादा जोर दिया। वो लिंक बिल्डिंग का जमाना था। अब हमारा ब्रांड बिल्डिंग का जमाना है। 2019 से 2025 तक आप देखेंगे ब्रांड बिल्ड होना शुरू हो जाएंगे। जैसे हम लिंक बनाया करते थे ना, और वो लिंक थे मशीनी, मशीन उसको समझती थी और मशीन उसको पसंद करती थी। अब गूगल ये कहता है कि लिंक ऐसे बनाएं कि मेरा और आपका दिल जुड़ जाए। जब मेरा और आपका ताल्लुक बन जाएगा, हम एक कम्युनिटी बन जाएंगे, इसका मतलब यह है कि हम ऑप्टिमाइज हो गए। ये लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं। जो लोग पुरानी ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं वो सिर्फ वक्त का ज़िया है। जैसे फाइवर पे, अपवर्क पे आज भी बहुत सारी ऐसी जॉब्स आती हैं जिसपे आपको कहा जाता है कि आप प्लगइन्स को इस्तेमाल करें। तो प्लगइन्स भी बड़े जबरदस्त हैं। एक हफ्ता पहले मैं एक वेबिनार देख रहा था जो योस्ट बनाने वाले हैं, मियां बीवी। जूस्ट नाम है असल में, JOOST, लेकिन उनको योस्ट उनका प्लगइन है। तो उन्होंने कहा जी कि हमारी नजर है इसके ऊपर और हम दिन रात काम कर रहे हैं ताकि हम फौरी तौर पर एक अपडेट रिलीज कर सकें जो रीसेंट ट्रेंड्स आए हैं। अब रीसेंट ट्रेंड्स में मैंने आपको बताया था, टॉप ऑफ द लिस्ट हो गया स्कीमा स्ट्रक्चर, जिसपे आपको याद है हमने बात की थी लाइट हाउस के हवाले से। अगर आपका स्ट्रक्चर ठीक नहीं, वेबसाइट का थीम का स्ट्रक्चर ठीक नहीं, हेड से लेकर फुटर तक जावास्क्रिप्ट और CSS की फाइलों का स्ट्रक्चर ठीक नहीं, आपकी रैंकिंग के ऊपर असर पड़ जाएगा। दूसरे बेस्ट प्रैक्टिसेस में मैंने आपको बताया था SSL बड़ा जरूरी हो गया हुआ है। वो जब तक शामिल नहीं होगा आपकी SEO की मेहनत जो है वो जाया हो जाएगी। तो क्लाइंट्स को आपको बताना पड़ेगा कि आपको अब एनक्रिप्शन की जरूरत है। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस में आती हैं चीजें। तो ये सारी बातें जो हम डिस्कस करें ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। स्ट्रैटेजी भी S के साथ है। ये हमने स्टैंडर्ड्स को मीट करना है, स्टैंडर्ड्स भी S के साथ है। तो ये जो स्पार्टन्स का S था, मैंने तकरीबन को 15-20 लफ्ज इसमें से निकाले हैं और इन सब का ताल्लुक है SEO के इस टास्क के साथ। मैं आपको सारी बातें इस वक्त नहीं बता सकता वरना ये बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको ईमेल कर दूंगा, आपको इस टास्क के साथ वो स्पोर्ट में जब आप उसको देखेंगे तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगी मैं आपको किस तरफ लेके जाना चाह रहा हूं। आपको रिसेंट वक्तों में और आने वाले वक्तों में तैयार होना है। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट एक है सर्च बिहेवियर। अब लोगों का सर्च बिहेवियर चेंज होना शुरू हो गया। जो 40 साल से ऊपर उम्र वाले हैं उनका बिहेवियर अलग है सर्च करने का। जो टीनेजर हैं वो कुछ और तरीके से देखते हैं। अगर आपकी वेबसाइट 40+ लोगों के लिए है तो फिर आपको टीनेजर लफ्ज जो है वो उस पर देने की जरूरत नहीं होगी। तो इस सर्च बिहेवियर को समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा लोग क्या सर्च करते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें ऑडिट करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कौन कौन से कीवर्ड्स हैं वो लोग सर्च में लिखते हैं, किस उम्र के लोग क्या सर्च करते हैं, यूट्यूब पे किस तबके को कौन सी चीज चाहिए और वो कौन सा लफ्ज लिख के उसको सर्च करते हैं। जैसे मैं एनालिसिस करता रहता हूं अपनी वेबसाइट के हवाले से और यूट्यूब की वीडियोस पे, मुझे पता है कि ज्यादातर कौन सी चीजें जो है वो सर्च की जाती हैं। फिर गूगल ट्रेंड्स के नाम से एक वेबसाइट आ गई, बड़ी जबरदस्त है।
यानी आपको अलर्ट होना पड़ेगा, ये पूरी एक साइंस बन रही है। अब आपका वो जो पुराना तरीका था दाव दप्पे वाला, वो खत्म हो गया। अब आपकी साइट बेहतरीन अंदाज में तैयार हो, स्ट्रक्चर उसका जबरदस्त अंदाज में हो। उसके बाद आ जाता है कंटेंट इज द किंग। कंटेंट जो है वो वहां पे मौजूद हो और रेलिवेंट कंटेंट हो। डोमेन के अंदर अगर कंटेंट वो है जो रेलिवेंट नहीं है तो रैंकिंग में फर्क पड़ जाएगा। और फिर ये है कि अगर कंटेंट है लेकिन अपडेट नहीं हो रहा तो भी रैंकिंग में फर्क पड़ जाएगा। अब तरीकाकार ऐसा होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट डेली जो है वो अपडेट हो रही हो। ये क्लाइंट्स को मेक श्योर करें कि आपका एक ब्लॉग होना चाहिए जिसके ऊपर कुछ ना कुछ आता रहे। अगर ब्लॉग की जरूरत नहीं और वो लोकल एसईओ करना चाहते हैं, उसका तरीका का डिफरेंट है। लोकल एसईओ के लिए हमें टैग मैनेजर को इस्तेमाल करना पड़ता है, स्ट्रक्चर्ड डाटा को इस्तेमाल करना पड़ता है, लोकल डायरेक्टरीज में सबमिशन करवानी पड़ती है, फिर इसी तरीके से लोकल लेवल पे प्रेस रिलीजेस हमें जारी करना पड़ती है। उसका तरीका का डिफरेंट हो जाता है। लेकिन उसके लिए भी आपकी वेबसाइट्स के अंदर स्ट्रक्चर होना बड़ा जरूरी है। जब कोई चीज ऑनलाइन आ गई, कोई भी बिजनेस, तो उस बिजनेस के अंदर क्राइटेरिया मीट होना चाहिए जो ऑनलाइन वेबसाइट्स के हवाले से है। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट हो जाता है स्पीड एंड स्मूथनेस। तो मुझे याद है कि हमने इससे पहले भी टास्क में स्पीड एंड ऑप्टिमाइजेशन की बात की थी। ये एसईओ का फैक्टर हो गया है। अगर आपकी वेबसाइट टाइम ले रही है लोड होने में, इसका मतलब उसका स्ट्रक्चर ठीक नहीं। अगर आपकी एनिमेशन स्मूथ नहीं है, वो झटके खा खा के मेन्यू खुलता है या ऊपर नीचे स्क्रॉल करते हुए वो जंप लगाती है, इसका मतलब स्मूथनेस नहीं है। स्मूथनेस नहीं होगी तो इसका मतलब यह है कि अब आपकी साइट की रैंकिंग पे असर पड़ जाएगा। तो ये कुछ एसईओ के हवाले से बेसिक एक कॉन्सेप्ट था जो आपको समझना है। अब हम जाएंगे एसईओ का जो वर्डप्रेस की साइट है, योस्ट का प्लगइन हम इंस्टॉल करेंगे और हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे कि उन्होंने कौन सी अपडेट की है। कुछ 6-7 दिन पहले उनकी एक अपडेट आई थी, आज या कल एक नई अपडेट भी आ जाएगी। वर्डप्रेस 5 के हवाले से उनका आरसी यानी रिलीज कैंडिडेट एक आ चुका है, उसके ऊपर भी हम गौर करेंगे। जो ईमेल मैं आपको करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि वेबसाइट के ऊपर भी उसके लिंक दे दूं, वो आपको बड़े काम आएंगे। उसके अंदर मैंने स्टेप्स बना दिए हैं। आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट मिलता है क्लाइंट की तरफ से, आपने सबसे पहले ऑन साइट में क्या क्या दिखना है, मेटा डिस्क्रिप्शन कहां पे डालनी है, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, टैग कैसे बनाना है आपने, ये सारे स्टेप्स हैं जो मैंने वहां पे मेंशन कर दिए हैं। अभी मैं कोशिश करूंगा कि इसको आज हम देख भी सकें योस्ट के हवाले से। मुझे पता है वो एडवांस चीजें इसमें हम कवर नहीं करेंगे, वो इससे अगले में मैं आपको 3-4 चीजें जो है वो एडवांस सिखाऊंगा। आपको जो वेब डेवलपर कंसोल है गूगल की, वो आपको इस्तेमाल करनी आनी चाहिए। आपके अकाउंट बने होने चाहिए। कोई तकरीबन 50 से ज्यादा साइट्स हैं जिनके लिंक मैं आपको दूंगा, वो आपको हर प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करने पड़ेंगे। आपने लिंक देखने हैं, कंपेटिटर की साइट का आपने एनालिसिस करना है। बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं जो पूरी रिपोर्ट बना के आपको देती हैं। जाहिर बात है वो भी बिजनेस है, कुछ फ्री है कुछ पेड है, तो हम फ्री की तरफ जाएंगे। कम्युनिटी जो है वो ज्यादा फ्री की तरफ जाती है। अगर कोई ओपन सोर्स नहीं तो प्रॉब्लम है उसके लिए। मुझे आज भी बड़ा दुख होता है, कुछ लोग आज भी एसईओ को बेचने के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो जब इतने बड़े बड़े ग्रुप ओपन सोर्स कर रहे हैं तो हमें सर्विसेज को सेल नहीं करना चाहिए। और अगर आपने सेल करना है तो वो सेल करें जो लेटेस्ट है। अगर आज मैं दुकान लगा दूं और 2009 वाला माल बेचना शुरू करूं, मैं आपको बताऊं कस्टमर आ जाएंगे, क्योंकि कस्टमर चले हुए हैं 2007 के और वो समझ रहे हैं कि 2009 में जो ट्रेंड था वो 2018 में भी वही होगा। तो जो अपडेट होते हैं, फ्रीलांसर्स को अपडेट होना चाहिए, ये उनकी लाइफ सेविंग टेक्निक है। अगर वो अपडेट नहीं है लेटेस्ट टेक्निक के साथ तो उनको क्लाइंट जॉब नहीं देगा। 2-4 क्लाइंट आ जाएंगे पुराने, तो आप उनको पुरानी चीजें दें। तो आपको पता होना चाहिए कि पुरानी टेक्निक्स क्या थी, वो भी पता होना चाहिए। ये इसलिए मैंने सारी आपको शुरू में वो बताई। लेकिन जो लेटेस्ट है वो अब आपको मास्टरी करनी है। तो उसके ऊपर मैं ये मेहनत कर रहा हूं कि आज ये तकरीबन 4था-5वां सेशन है एसईओ स्पीड और ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से। मुझे पता है अभी आप में से बहुत सारे लोगों को जरूरत है कि मैं मैनुअली करके दिखाऊं। 2-4 स्पार्टन्स को मैंने हेल्प किया, वो देख रहे होंगे तो उनको पता चल गया होगा। उन्हें पता है मैं कितनी जल्दी ये चीजें कर रहा हूँ, मैनुअली करता हूँ मोस्टली। लेकिन उसकी बहुत सारे लोगों के भी स्टेज नहीं आए, वो हम आगे जाके मैनुअली भी करेंगे। मैं असल में कोशिश ये कर रहा हूँ कि इस सीरीज के अंदर जो हमारा असल फेज था वर्डप्रेस डेवलपमेंट के हवाले से, थीम और प्लगइन, जल्दी जल्दी हम उसमें दाखिल हो जाए। अब उसके लिए ये आज आखिरी दिन था मेरी कमिटमेंट के मुताबिक। कल मैं आपको 2 वेबसाइट्स का टास्क जो है वो अपलोड कर दूंगा। 2 वेबसाइट्स हम मुकम्मल बनाएंगे शुरू से लेकर आखिर तक, और प्लगइन्स की मदद से बनाएंगे। कोडिंग जो है उसके अंदर एक लफ्ज भी हम नहीं लिखेंगे, ताकि आपको तसल्ली हो जाए और मेरी कमिटमेंट पूरी हो जाए। और फिर परसों से हम HTML5 को शुरू कर देंगे। ये मैं आपको अभी से बता रहा हूं।
परसों से हम इंशाल्लाह ताला HTML5 को शुरू कर देंगे। अगले जितने भी हमारे दिन होंगे को 10-15, उसमें हम HTML5, CSS, जावास्क्रिप्ट और PHP की वो चीजें जो वर्डप्रेस डेवलपर बनने के लिए जरूरी हैं, मैं आपको मुकम्मल उसमें से गो थ्रू करवा दूंगा, बूटस्ट्रैप और फाउंडेशन समेत। ये सारी चीजें इंशाल्लाह हमने कवर करनी है। मुकाबला बड़ा सख्त हो रहा है, क्योंकि मुझे खुद भी बड़ी ये ख्वाहिश है कि मैं जल्दी से जल्दी आपको पहला PHP का कोड लिखवाऊं और पहला PHP की लूप को हम समझें, क्वेरी को समझें, वर्डप्रेस के कोडेक्स के अंदर घुसें, ताकि बहुत सारे लोग जो इस नीयत से भी यहाँ पे आए हुए थे और जो देख भी रहे हैं साथ साथ, और उनको भी मजा आया कि वाकई अब हम उस चीज में दाखिल हो गए हैं। मैंने आपको बताया था मैं स्क्रैचेस से लेके जब चला हूं तो मैं उन लोगों को साथ लेके आ रहा हूं जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता मेरी तरह। जो लोग आलिम फाजिल हैं, जारी बात है उनका हमारे इस गरीब चैनल पे तो कोई काम नहीं है, उनके लिए और बड़े गुरु बैठे हुए हैं, वो वहां से अपनी चीजें ढूंढ सकते हैं। लेकिन जिनको मेरे साथ एक इश्क हो गया है, मोहब्बत हो गई है और उनको एक उनसीयत हो गई है, उनको जारी बात है यहीं से मिलेगा जो मिलेगा इंशाल्लाह, और जरूर मिलेगा। ये मेरी कमिटमेंट है। मैंने बताया था लेट डाउन नहीं करूंगा। मेरे पास जो कुछ है सारा मैं आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह ताला। तो चलते हैं वर्डप्रेस साइट पे और योस्ट को इंस्टॉल करते हैं। योस्ट के बारे में समझते हैं। मोस्टली ये प्लगइन इस्तेमाल होता है या ऑल इन वन SEO, दोनों का बड़ा कंपटीशन चलता रहता है। ज्यादातर क्लाइंट जो है वो ये इंस्टॉल करवाना चाहते हैं। तो इस पे चलते हैं। मुझे पता है ये आज लंबा टास्क हो जाएगा, लेकिन आपको मैंने बताया था SEO पे मेगा शो आने वाला है। ईमेल भी आज रात किसी भी वक्त आपको मिल जाएगी या सुबह आपके पास पहुंच जाएगी, तो वो आप अपने पास सेव कर लें। स्टेप वाइज जब भी कोई प्रोजेक्ट आए, स्टेप 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रोजेक्ट हैंड ओवर करते हैं और पैसे जो है लेके जेब में डालने के और दुआएं दें कि सर जिंदाबाद, हमने SEO का प्रोजेक्ट किया। बहुत आसान चीजें इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करने वाला हूं। कुछ इंग्लिश में होंगी, कुछ उर्दू, साथ साथ मैं लिख दूंगा जैसे मेरा स्टाइल है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड।